हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस की सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग 5000 से अधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे लोग, और ये जो क्वेश्चन होंगे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें पूछ रहा है जो संयुक्त बैठक होती है, जो ज्वाइंट सेशन होता है। पहले समझते हैं लोग ज्वाइंट सेशन क्या होता है। ये जो होता है जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों को एक साथ बुलाया जाता है तब बोलते हैं उसको ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक। अब इसकी जो इसका जो आर्टिकल है, ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो जो संयुक्त बैठक है इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 108। 108 आर्टिकल में क्या है? संयुक्त बैठक है। इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बुलाए जाते हैं। और ये कब बुलाया जाता है कि कोई साधारण विधेयक होता है, अगर उस पे कुछ विवाद हो जाए तब क्या होता है कि दोनों सदन को एक साथ बुला करके और उस विधेयक को पास कराया जाता है। तो एक तो पॉइंट हो गया कि ये इसका आर्टिकल 108 हो गया, और दूसरा पॉइंट एक हो गया कि जो संयुक्त बैठक होता है इसको बुलाता कौन है? तो इसको बुलाता है भारत के राष्ट्रपति। तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और ये जो संयुक्त बैठक होगा लोकसभा और राज्यसभा, इसकी जो अध्यक्षता ये जो करेगा, ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो संयुक्त बैठक के अध्यक्ष होंगे। वो क्या होंगे? इस संयुक्त बैठक के अध्यक्ष होंगे। तो इस क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि जो संयुक्त बैठक जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट है। एक पहला स्टेटमेंट है कि राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एज दिया हुआ है किसका? कि राज्यसभा का। ये जो जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है कितना आयु? 30 वर्ष। तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? सही है। जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए? वो 25 वर्ष। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, राज्य विधानसभा के, इसका कितना होता है? इसका जो होता है ये 25 ईयर होता है, 25 वर्ष। और यहाँ पे ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जो जो मतदान करने के लिए व्यक्ति जो पात्र होगा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो राज्य का जो विधानसभा है उसमें 25 वर्ष जो आयु होनी चाहिए। और जो एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद, इसमें आयु जो होना चाहिए वो होना चाहिए 30 वर्ष। जैसे कि सेंटर में जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, वैसे ही स्टेट में क्या होता है, अगर जहाँ भी द्विसदनी होगा वहाँ पे क्या होता है? विधान परिषद होता है। तो वहाँ पे मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? ये जो लोकसभा में होता है, जो जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी स्वीकृति कौन देता है? तो लोकसभा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसकी स्वीकृति कौन देता है? तो इसकी स्वीकृति जो है ये जो अध्यक्ष होते हैं वो देते हैं। और ये जो जो संसद में जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल, इसका जो समय होता है सुबह 11 AM से 12 PM, जो 1 घंटे का होता है, 1 आवर।
ये कौन सा, ये प्रश्नकाल कहा जाता है इसको, 11 से 12 बजे के बीच। इसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले से उसकी सूचना देनी होती है, और जो प्रश्न होंगे उसकी स्वीकृति जो है वो जो अध्यक्ष होते हैं वो देंगे कि आप इस पे प्रश्न पूछ सकते हैं ये प्रश्न। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। इसमें पूछ रहा है कि जो भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है जिसको बोला जाता है कैग, CAG, उसकी जो समीक्षा कौन करता है, इसको क्या बोला जाता है, कैग, CAG। तो ये जो कैग है इसका रिपोर्ट होता है, इस रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है, तो वो करता है जो एक संसदीय समिति होती है, और वो संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। तो ये है लोक लेखा समिति, जो जिसका काम क्या होता है कि जो कैग रिपोर्ट होता है उसकी समीक्षा करना। और ये लोक लेखा समिति क्या है, ये संसदीय समिति है, संसदीय समिति है। और इसमें पहले देख लेते हैं लोग जो संसदीय समिति होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं लोग। तो जो सांसद होता है उसमें बहुत सारी समितियां बनी होती हैं, और वो जो समितियां बनती हैं उसका आर्टिकल है, जो संसदीय समिति है वो आर्टिकल 118 में है। तो उसमें क्या होता है, आकलन समिति होती है, प्रवर समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, ये सब क्या है, संसदीय समिति होती है, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 118। और इसी में एक समिति है लोक लेखा समिति। अब ये जो लोक लेखा समिति है इसमें क्या होता है, इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं, टोटल सदस्यों की संख्या होती है 22। टोटल सदस्य 22 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोक लेखा समिति है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। और इस 22 में क्या होता है कि 15 तो होते हैं लोकसभा के, और बाकी जो है 7 ये होते हैं राज्यसभा के। तो टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है, और जिसमें से 15 होंगे लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। और लोक लेखा समिति इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC। तो और ये जो PAC होता है और इसका काम क्या होता है कि जो कैग रिपोर्ट होती है उसकी जांच करना, उसकी समीक्षा करना। तो 4th नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमने एक समिति के बारे में पढ़ लिया, लोक लेखा समिति। आगे वाले क्वेश्चन में और भी समिति होंगे उसको भी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो अभी हमने देखा था संसदीय समिति, उसमें एक टाइप क्या हो जाएगा कि वित्तीय, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी समीक्षा करती है वो क्या कहलाएगी, वित्तीय समितियाँ। तो ये जो होती हैं ये होते हैं जो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और उपक्रम समिति, ये तीनों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो लोक लेखा समिति के बारे में अभी हमने देख लिया। जो प्राक्कलन समिति होती है इंग्लिश में बोला जाता है इसको एस्टीमेट कमेटी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें होते हैं 30 मेंबर। इसमें टोटल कितने होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और 30 कहाँ से होते हैं, ये लोकसभा के होते हैं। 30 जो होंगे लोकसभा से होते हैं। और यहाँ पे 3rd है लोक उपक्रम समिति, और इसको इस उपक्रम की जगह पर होता है कि लोक उद्यम समिति भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो उद्यम के क्या हो गया कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती है PSU, उसके बारे में जो कैग रिपोर्ट होता है उसकी जो रिपोर्ट होती है वो उसका जांच कौन करता है, वो लोक उपक्रम समिति। जो भी PSU हैं, जो पब्लिक सेक्टर वाली जो कंपनियां होती हैं, उसका जो रिपोर्ट होता है, जो कैग रिपोर्ट, उसकी जांच कौन करता है, लोक उपक्रम समिति करता है।
और इसमें जो होते हैं, इसमें सेम वही लोक लेखा समिति जैसे है वैसे ही ये भी रहता है। इसमें भी कितने मेंबर होते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं और 15 जो होते हैं वो लोकसभा से रहेंगे और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, वित्तीय, ये तीनों समितियाँ कौन सी हैं, ये वित्तीय समितियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। अभी हमने जो भी संसदीय समिति देखा उसमें क्या होगा कि एक अध्यक्ष होते हैं, जो जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं लोक लेखा समिति था उसमें 22 मेंबर थे, तो उसमें से एक अध्यक्ष होगा। तो जो भी अध्यक्ष जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो उसकी नियुक्ति कराता है वो है जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो क्या करते हैं, जो भी जो समितियां हैं उसके अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। तो जितने भी समितियां होती हैं अगर उसका कर्ता धर्ता बोला जाए तो वो कौन होते हैं, ये लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं। तो जितने भी यहाँ पे संसदीय समिति है उसके क्या होते हैं, एक तरीके से इनका, इन सब पे नियंत्रण किसका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का। इसका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की नियुक्ति या फिर अगर जो अध्यक्ष है अगर रिजाइन देगा तो रिजाइन किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर रिजाइन तो एक तरीके से क्या होगा कि जो संसदीय समिति है उसका सर्वोच्च जो कंट्रोल किसके पास है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी अनिवार्य है। जो विटामिन डी के बारे में पूछा गया है इसमें, विटामिन डी के बारे में, तो जो विटामिन डी होता है इसको जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये एक तरीके से हार्मोन विटामिन है, हार्मोन विटामिन भी बोल दिया जाता है। और ये काम क्या करता है, ये जो जो भोजन में जो कैल्शियम होते हैं और फास्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये उसका अवशोषण करता है। तो जो भोजन है तो भोजन से जो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और साथ में क्या फास्फोरस का भी अवशोषण करते हैं, कि जो भी हम लोग खाना का जो भोजन लेते हैं उसमें से क्या अवशोषित करेगा, कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करता है। वो कौन करता है, विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी बॉडी में तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे फ़र्क पड़ेगा कि बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, उसको रिकेट्स बोला जाता है, रिकेट्स। तो जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई है, एक तो परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या कितना दिया है 17, और एक दे दिया है द्रव्यमान संख्या 36, और न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी जो तत्व है, एक एक्स तत्व है, इसका जो परमाणु संख्या जनरली हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, और जो द्रव्यमान संख्या होती है इसका जो भार वो जनरली ऊपर लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कोई एक तत्व एक्स है, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 17, इसका द्रव्यमान संख्या 36 हो गया। तो जो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस, इसके बाद क्या होता है, ये ऑर्बिट होते हैं, कक्षा, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षा में, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और साथ में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस में जो नाभिक होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के। तो यहाँ पे जो इसका जो भार होता है, तो भार में क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, जो यहाँ पे नाभिक में है, तो इसको भार बोल देंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
और जो ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि इसका परमाणु संख्या 17 है, अगर ये उदासीन होगा तब क्या होता है, ये पी होगा। प्रोटॉन की संख्या जो भी होगा वो उसका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। जब भी ये उदासीन होगा तो जो पी होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो पी हमें पता है, पी कितना है 17, और पी प्लस एन कितना है, यहाँ पे पी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, जो द्रव्यमान संख्या होता है 36, और पी हमें पता है, पी जो है वो 17 है। तो यहाँ से एन निकल जाएगा, यहाँ पे पी का वैल्यू रखेंगे 17, तो यहाँ से 17 प्लस एन न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू 36। तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकल जाएगा हमारा 19। तो यहाँ से 19 निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, ये न्यूट्रॉन की संख्या 19 हो गया। और ये 17 क्या है, ये प्रोटॉन की संख्या है, या फिर इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बोल देंगे। और 36 क्या हो गया, इसका द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं, उसका अगर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है तो उसके न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। या फिर हो सकता है न्यूट्रॉन दिया रहे या कुछ और इसमें पूछ ले, प्रोटॉन पूछ ले, इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो इसी मेथड से हम लोग किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलग अलग जो परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु को क्या कहते हैं। इसमें जैसे अभी हमने देखा था कि कोई एक तत्व है, जैसे कि मान लेते हैं एक्स है, तो इसका जो परमाणु संख्या कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे, और ये हो गया एटॉमिक नंबर, और ये होता है एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अलग अलग परमाणु संख्या कि जिस कोई अलग, अगर यहाँ पे जो परमाणु संख्या क्या है अलग अलग है, और यहाँ पे क्या है द्रव्यमान संख्या सेम है, तो वैसे तत्वों को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भार है, भार क्या है सेम। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कैल्शियम ले लेते हैं। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इसका भार कितना है 40। और एक तत्व ले लेते हैं जैसे आर्गन, इसका परमाणु संख्या 18 और इसका भार 40। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो परमाणु संख्या है, अगर कैल्शियम और आर्गन में हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 18, मतलब कि ये जो परमाणु संख्या है दोनों का क्या है अलग अलग। और यहाँ पे क्या है भार, तो ये भार क्या है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, भार समान। तो ये क्या हो गया अलग अलग परमाणु संख्या हो गया, ये अलग अलग परमाणु संख्या। और यहाँ पे क्या हो गया समान द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या हो गया समान, मतलब कि भार क्या है इसमें, जो इसका भार है वो क्या है समान है। तो जब भी भार समान होगा तो उसको बोला जाता है समभारिक। उसको क्या बोलेंगे समभारिक, इंग्लिश में बोला जाता है आइसोबार। क्या बोलेंगे आइसोबार्स, तो आइसोबार्स बोला जाता है। तो ये हो गया आइसोबार्स का मतलब हो गया कि क्या उसमें रहेगा। आइसोबार्स का एग्जांपल क्या हो गया, ये इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग कैल्शियम और आर्गन का। वैसे ही क्या होता है एक समस्थानिक होता है आइसोटोप्स, इसको बोला जाता है आइसोटोप्स। ये क्या है आइसोटोप्स। इसमें क्या होता है कि जो परमाणु संख्या है वो क्या रहेगा सेम, और जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या रहेगा अलग अलग। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसका, आइसोटोप्स का जो एग्जांपल है वो हो जाएगा जैसे जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, जैसे 1H1 और 1H2, यहाँ पे 1H3। तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। यहाँ पे जो परमाणु संख्या कितना है 111, मतलब परमाणु संख्या अगर सेम रहेगा और उसका भार अलग अलग रहेगा तब उसको बोला जाता है आइसोटोप्स। और जिसमें भार सेम रहे वो क्या कहलाएगा समभारिक। ऐसे ही एक होता है टर्म आइसोन्यूट्रॉनिक। इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या
न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। वैसे तत्वों को क्या बोलते हैं? आइसोन्यूट्रॉनिक। ये तीनों टर्म हमने समझ लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इसमें पूछ रहा है कि जो भी तत्व है उसका जो रासायनिक गुण होता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो अभी जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि कोई भी अगर तत्व है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन एक तत्व है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12। तो 12 में क्या हो गया? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ पे क्या है? 6 क्या है? इसमें प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 6 कार्बन का। तो यहाँ पे क्या होगा? ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ये इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसमें कौन भाग लेते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में। तो इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो भी तत्व का गुण होगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इन्हीं का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, जैसे कोई भी तत्व है क्या होगा? या तो ग्रहण करेगा या फिर अम, ग्रहण करेगा या फिर उसको त्याग करेगा या फिर उस इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें कौन भाग लिए? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही उस तत्व का रासायनिक गुण जो होगा वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि रासायनिक गुण कौन डिसाइड करेगा? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। यहाँ पे जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी, तो वो कहाँ पे चलाई थी ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो एक तो देखते हैं 1857 का विद्रोह, और ये क्या है? मंगल पांडे के बारे में भी। तो जो मंगल पांडे हैं ये कहाँ पे? ये बैरकपुर में एक 34वीं रेजिमेंट थी, 34वीं रेजिमेंट। तो जो मंगल पांडे थे वो कहाँ? जो बैरकपुर, जो ये बैरकपुर कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। तो बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे और इन्होंने क्या किया था मंगल पांडे ने कि इन्होंने गोली चलाई थी। किस पे चलाए थे? जो लेफ्टिनेंट बाग था, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट बाग, इस पे इसकी हत्या किसने की थी? मंगल पांडे ने। और कहाँ पे? बैरकपुर में। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मंगल पांडे हैं वो 1857 की जो क्रांति थी उसमें पहली गोली चलाए थे कहाँ पे? बैरकपुर में। और ये बैरकपुर में किस रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। और ये किसकी हत्या किए थे? ये लेफ्टिनेंट बाग की हत्या किए थे। और फिर इनको क्या किया गया था? इनको फांसी दे दिया गया था। ये बाग की हत्या, और इनको जो है फांसी, इसका डेट भी अगर हो सकता है कि पूछे तो इसका डेट नोट कर लेना है कि 21 डेट को इन्होंने मारा था। तो 29 मार्च 1857 को। और फिर इनको फांसी कब दिया गया था? इनको जो है इनको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। तो इस सब पॉइंट को भी
ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका जो परिणाम था 1857 का जो विद्रोह था, इसमें जो प्रशासनिक जो शक्ति थी, तो शक्ति का क्या हुआ था कि पहले किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और 1857 के विद्रोह के बाद में किसके पास ट्रांसफ़र हो गया, ये ब्रिटिश साम्राज्य के पास ट्रांसफ़र हो गया। तो जो ब्रिटिश सम्राट, ये जो 1857 से ले करके ये 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ था, तब शासन किसका रहा, ब्रिटिश साम्राज्य का रहा। तो ब्रिटिश साम्राज्य का शासन 1857 से 1847 तक, और 1857 से पहले किसका शासन था, वो कंपनी का शासन था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहीं यहाँ पे प्रशासन चलाया करती थी, और 1857 की क्रांति हुई थी, उसी के बाद ये जो प्रशासनिक जो शक्ति है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया वो ब्रिटिश सम्राट के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह के बारे में पूछा गया है इसमें, कि बहादुर शाह के बारे में। तो जो बहादुर शाह है ये क्या है, ये अंतिम मुगल शासक था। ये जो बहादुर शाह है ये कौन थे, ये अंतिम मुगल शासक। और जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति थी, उसमें बहादुर शाह को क्या नेता बनाया गया था। बहादुर शाह को 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था, और ये कहाँ से, ये दिल्ली से। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का, तो हो जाएगा बहादुर शाह। और ये जो बहादुर शाह है, उसके बाद जैसे दिल्ली से इन्होंने विद्रोह किया, तो इनके विद्रोह को दबा करके बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। और रंगून जो है, जो म्यांमार है, इसका पुराना नाम क्या है, रंगून। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है, रंगून। तो बहादुर शाह जो दिल्ली से 1857 की क्रांति की शुरुआत किए थे, उनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1857 की क्रांति है, इसका सही क्रम बताना है। जो 1857 का विद्रोह है उसका सही क्रम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो हमने अभी पढ़ा था कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये बैरकपुर से। तो ये तो सबसे पहले हो गया फर्स्ट नंबर पे। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, बैरकपुर से। उसके बाद जो 1857 की जो औपचारिक जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, मेरठ में 10 मई को, 10 मई 1857 को। और मेरठ से जो वहाँ पे जो सैनिक थे, वहाँ से मेरठ से विद्रोह किए थे, और इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था, कदम सिंह ने, कदम सिंह। तो शुरुआत कहाँ से किए लोग, ये मेरठ से। तो ये मेरठ से 10 मई को शुरुआत किए लोग, और यहाँ से विद्रोह करके कहाँ पे पहुँचे लोग, ये 12 तारीख को दिल्ली आए लोग। तो जो है 12 मई को कहाँ से शुरुआत हो गई 1857 की क्रांति का, दिल्ली से। और दिल्ली में नेतृत्व इस 1857 की क्रांति का नेता किसे बना दिया गया, बहादुर शाह को। तो दिल्ली हो गया 12 मई को। और ये जो झांसी से ये शुरुआत की थी रानी लक्ष्मीबाई, ये कब की थी, ये जून में, जून 1857 में। तो झांसी से किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से शुरुआत की थी विद्रोह का। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा कि पहले नंबर पे ये हो जाएगा बैरकपुर, तो फोर्थ नंबर ही पहले आ जाएगा। उसके बाद मेरठ 2, उसके बाद दिल्ली,
और उसके बाद झांसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसे माना गया है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भारत में जो सिविल सर्विस के जनक कौन है। तो भारत में सिविल सर्विस के जनक, तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ही ये भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत की थी, तो इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का कंपनी से सम्राट को स्थानांतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। अभी हमने देखा था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ था कि जो कंपनी है, कंपनी से प्रशासन लेकर के किसको दे दिया गया, सम्राट को। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके पास आ गया एक कंपनी से प्रशासन, और इसकी घोषणा जो है वो कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1858 को घोषणा की गई थी। और जो ये घोषणा पत्र था उसको पढ़ा था किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। 3 पॉइंट तो यहाँ हो गए कि जो एक तो कंपनी से सम्राट को स्थानांतरण कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1858 को। और ये जो घोषणा है इसको रीड किसने किया था, ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और ये कहाँ पे किया था, तो ये इलाहाबाद में किया था। और इलाहाबाद में भी कहाँ पे, तो एक यहाँ पे है मिंटो पार्क। तो मिंटो पार्क में ही ये मिंटो पार्क में ही जो घोषणा पत्र है उसको पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने, जो भारत का गवर्नर जनरल था। तो वो लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल, उसने मिंटो पार्क इलाहाबाद में जो घोषणा पत्र को पढ़ा था। और कब पढ़ा था, 1 नवंबर 1858 को। और उसी के बाद क्या हो गया कि जो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका शासन स्टार्ट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1857 का जो क्रांति हुई थी उसमें इसमें से किसने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे देखते हैं, जो ये पहला ऑप्शन है तात्या टोपे और नाना साहिब। तो नाना साहिब जो थे, और इन नाना साहिब के जो सेनापति थे तात्या टोपे, ये क्या थे, सेनापति। और इन्होंने नाना साहब ने कहाँ से शुरुआत की थी, ये कानपुर से। तो कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब और तात्या टोपे ने। तो ये तो दोनों हो गए। और रानी लक्ष्मीबाई, ये कहाँ से, झांसी से। ये तो हमने देख लिया, ये कहाँ से, झांसी से नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। और यहाँ पे क्या है, टीपू सुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाग किसने नहीं लिया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक के अचर में किसकी बीमारी होती है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसका जो बीमा होता है, जो डायमेंशन, उसमें इस ऑप्शन से किसका डायमेंशन मिलता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो प्लैंक का अचर होता है वो क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको डिनोट किया जाता है एच से। तो एक होती है फोटोन, क्या होता है, फोटोन। तो फोटोन होता है, तो फोटोन का जो एनर्जी होता है, ये फोटोन का क्या हो गया, ऊर्जा, एनर्जी, वो किसके बराबर होता है, जो एच, यहाँ पे क्या होता है, न्यू। तो ये न्यू क्या है, यहाँ पे न्यू जो होता है ये होता है आवृत्ति। तो जो फोटोन की एनर्जी होती है वो किसने बताया था, ये प्लैंक ने बताया था। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ई बराबर एच म्यू। तो यहाँ पे एच क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट, ई क्या हो गया, फोटोन की एनर्जी, और यहाँ पे म्यू क्या हो गया, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और
इस फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 टाइम होता है। तो इसका अगर डायमेंशन लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा T⁻⁻1 हो जाएगा आवृत्ति का डायमेंशन। तो यहाँ से हम लोग एच का निकाल लेते हैं क्या होगा, एच का फॉर्मूला हो जाएगा E/μ। तो यहाँ पे ई का जो डायमेंशन होता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो एनर्जी है एनर्जी का क्या होता है mL² T⁻², एनर्जी का होता है और डिवाइड बाय T⁻1। तो यहाँ से जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका निकल जाएगा डायमेंशन, क्या हो जाएगा mL² T⁻1। तो ये होता है प्लैंक जो कांस्टेंट है उसका बीमा। ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का बीमा हो गया, क्या हो गया यहाँ पे mL² T⁻1। अब इस ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन में जो है कोणीय गति है, कोणीय गति या फिर इसको एंगुलर मोमेंटम भी बोल देंगे, कोणीय संवेग दोनों एक ही होता है। इसका फार्मूला जो होता है जैसे मास हो गया, मास गुने वेलोसिटी गुने रेडियस। तो अगर इसका निकाला जाएगा बीमा तो मास का क्या हो जाता है m है और वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा L T⁻1 और यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस का क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से mL² T⁻1। इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका जो बीमा है वो किसके बराबर होता है। तो उसका जो बीमा होता है कोणीय गति या फिर कोणीय संवेग जो होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो ऊष्मा होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, क्या होगा जूल होता है। तो जो ऊष्मा है यहाँ पे ऊष्मा इसका मात्रक क्या होता है जो एनर्जी का होगा, उसका ऊष्मा का मतलब क्या होता है एनर्जी, और एनर्जी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है एसआई मात्रक वो होता है जूल। इसमें एसआई मात्रक पूछा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। और इसको मापा भी किस में जाता है कैलोरी में भी मापते हैं लोग, कैलोरी। तो कैलोरी क्या होता है ये सीजीएस यूनिट होता है और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट जूल होता है। तो ऊष्मा का एसआई यूनिट जूल हो जाएगा। और जिसको जनरली जो अगर इसको मापना हो तो मापते हैं लोग जूल में भी मापते हैं लोग और कैलोरी में भी मापते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। जो सर्दियों में जो पानी की पाइप फट जाती है वो किस रीजन से होता है, इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। तो जब सर्दी होता है तो सर्दी में क्या होगा वहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। जब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है जो पानी होता है पानी क्या बन जाएगा बर्फ में। तो पानी क्या हो गया यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से पानी से बर्फ बना। तो जब भी पानी से बर्फ बनता है तो क्या होता है कि इसका जो आयतन होता है आयतन क्या होता है बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज होता है 9% जो होता है आयतन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग, अगर यहाँ पे क्या है पाइप है, पाइप अगर इसमें क्या हो रहा है पानी फ्लो कर रहा है तो पानी फ्लो करेगा। अगर मान लेते हैं अगर ये इसी में जम जाए तो इसका आयतन क्या होगा यहाँ से एक तो बढ़ेगा आयतन, तो किस पे प्रेशर देगा पाइप पे प्रेशर देगा दोनों तरफ। तो अगर इस पे प्रेशर देगा इसका आयतन बढ़ गया तो पाइप क्या हो जाएगा यहाँ से फट सकता है। तो इसका जो मेन रीज़न हो गया कि जो पानी क्या होता है जमने के बाद क्या हो जाता है फैल जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए लोग और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू।